वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान शाह साहब, सर ये बताइएगा, इकॉनमी को लेके हमें तो 4 साल से हर बजट हर चीज़ के ऊपर यही बताया गया कि जी चीज़ें ठीक हो रही हैं, हम ठीक कर रहे हैं और हम इस वक्त जो है वो बड़ी तरक्की कर रहे हैं। गो आम आदमी की हैसियत से अगर मैं बात करूं तो कहीं पे इन 4 सालों के अंदर नज़र नहीं आया कि आम आदमी के रिलीफ के लिए कोई काम किया गया हो, कुछ चीज़ों की कीमतें कम हों। हर हुकूमत तो कोई ना कोई नया बहाना मिल जाता है। मुझे लगता है कि इनको बहाना ये मिलेगा क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग थी तो इसलिए हमने तो जो संभाला दिया। सर एक्चुअल हमारी इकॉनमी की इस वक्त सूरत हाल है क्या? देखिए, इस वक्त बड़ी तीन बड़ी अहम रिपोर्ट्स आई हैं जो कि पाकिस्तान के जो इकॉनमी में पैसा लगाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एक किस्म का डिफॉल्ट से बचाया हुआ है, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो उन्होंने तबाही फेर दी है। नंबर वन, आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट दी है, करप्शन की डायग्नोस्टिक स्टडी है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल यहाँ कर दिया है कि ये निज़ाम जो है बिल्कुल फेल हो चुका है और करप्शन की नज़र हो चुका है, और कोई इसमें आगे चल के कोई आप इससे कुछ बेहतरी नहीं कर सकते एक्सपेक्ट, और आपको ये चेंज करना पड़ेगा। आईएमएफ जैसा जो 25 प्रोग्राम हम आईएमएफ के कर चुके हैं, और अब आके उनको ये समझ आई है कि पाकिस्तान में जितना भी उन्होंने पैसा लगाया वो डूब गया है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसके बाद आप देखें कि वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 40% बच्चे स्टंटेड हैं। स्टंटेड का मतलब है कि उनको खुराक ही नहीं मिल रही, उनके दिमाग ही डेवलप नहीं हो रहे, उनकी बॉडीज डेवलप नहीं हो रही। तो इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि हम अपने बच्चों को भी पाल नहीं सकते, उनको खुराक नहीं दे सकते, और तकरीबन 25 मिलियन के करीब बच्चे स्कूलों में है ही नहीं है। उनको स्कूल में आप वहाँ पे उनके लिए किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, और जो स्कूल हैं भी, जो जाते भी हैं, तो वहाँ तो उनको अलफ बे भी नहीं पढ़ाई जाती। तो पाकिस्तान तो टोटल एक डिजास्टर बन चुका है। पूरी दुनिया में अगर पांचवा सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, तो 10 बड़ी अगर आबादियां देखी जाएं तो उसमें सबसे बॉटम पाकिस्तान में है। बाकी सारे बड़े मुल्क बहुत तरक्की कर रहे हैं, बड़ी हम्म। तेजी से तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसमें इनोवेशन भी होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है। आप देख लें, हिंदुस्तान को ही देख लें, जब से मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई है उस वक्त हम हिंदुस्तान से आगे थे पर कैपिटा इनकम में। आज वो हमारे से डबल कर चुके हैं पर कैपिटा इनकम। इसी तरह बांग्लादेश हमारे से पीछे था, आज वो हमसे आगे हो चुका है। तो ये तो हर तरफ इंडिकेशंस आ रही हैं बिल्कुल कि सही। हमारी गवर्नेंस बिल्कुल फेल हो चुकी है। इसको तब्दील करना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल में एक जो ज्यादा लंबा नहीं हम कर सकते, ये रिफॉर्म एजेंडा बड़ी जल्दी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो जनरल मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसको तो आप बड़ी जल्दी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस भी हो चुका है, उसका ये भी पता है कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, वो भी आप ठीक कर सकते हैं। और उसमें आई थिंक लोकल लेवल पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो सेंट्रलाइज नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में बैठ के आप गुजरांवाला की डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप इस्लामाबाद बैठ के बिल्कुल सही। हैदराबाद की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपको लोकल लेवल पे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। वैल्यू चेन्स जो होती हैं वो एग्रीकल्चर की हो या इंडस्ट्री की हो, वो आपके राइट सर। नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं। और सियालकोट हो, गुजरांवाला हो, कराची हो, लाहौर हो, ये हैं आपकी इकोनॉमी के सेंटर्स, ये इकोनॉमिक हब्स हैं। अगर आप इनको ही नहीं मैनेज कर पाएंगे तो आप जितने मर्जी सूबे बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको बिल्कुल ठीक है सबसे सर जी। इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके शहर हैं, इस वक्त कोई 150 के करीब शहर हैं पाकिस्तान में, जो 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा हैं, और इन शहरों में लोग देहातों से उठ के जा रहे हैं। तो इन शहरों की इकोनॉमी के ऊपर आप फोकस करें, यहाँ पे आप जॉब्स क्रिएट करें, और इन्हीं जगहों से आप
एक्सपोर्ट्स भी ले सकते हैं और आप तरक्की भी कर सकते हैं और राइट सर, बिल्कुल ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। भी मुझे आप यहाँ अब्दुल्ला गुल बना साहब की सकते तरफ हैं। बढ़ना है सर, क्लोजिंग से पहले। बिल्कुल सही हो गया। मुझे अब्दुल्ला गुल साहब बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नए सेटअप में नज़र नहीं आ रही। अब ये जो तब्दीली की बात की जा रही है सर, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू होगा, टेक्नोक्रेट्स होंगे, क्या होंगे? और बीइंग ए चेयरमैन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस टाइम पे टेक्नोक्रेट्स भी आएंगे हम्म। और साथ ही साथ जो है वो नौजवान नस्ल को आपको एक मजबूत पोजीशन देनी होगी। आप अगर गौर करें बलूचिस्तान के हवाले से, तो हमारे DGI साहब ने आज ये कहा कि नौजवान हमारे सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी भी हैं। वो ये मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि नौजवान का जिक्र तो हर कोई हो रहा है, लेकिन जवानों के मुख्तलिफ सेटअप तो नजर आते हैं, लेकिन नौजवानों को बाकायदा मंजर पे लाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? मिनिस्टरों के अंदर कितने ऐसे मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो जवान हैं, जो के काबिल हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जवान होना क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन हुब्बे वतन होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए, दयानतदार, अमानतदार होना चाहिए या ये और कह उसकी लीजिए, माजी के या अंदर अब्दुल्ला गुल अपना साहब ये क्या, किरदार होना चाहिए। या अब्दुल्ला गुल साहब ये कह लीजिए कि जो अपने बलबूते पे आए हैं, मेहनत करके आए हैं, उनको बाप दादा से सीट नहीं मिली हुई। बिल्कुल, मौरूसियत को खत्म करना पड़ेगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई मौरूसियत की बुनियाद के ऊपर अपना परफॉर्मेंस अच्छी कर यस। रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक आदमी काम भी ना करे, एक आदमी निकम्मा भी हो, और वो सिर्फ इस वजह से उसके पीछे हाथ बांधे गुलामों की तरह बड़े बड़े सीनियर लोग इसलिए खड़े रहे क्योंकि वो किसी बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता है। आई एम सॉरी सर, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। और ये एक जो पूरी रेवोल्यूशनरी कंडीशंस हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर हैं। सी व्हाट हैपेंड इन अर्जेंटीना, फिर उसके बाद जो वहाँ ये किधर हंगरी में जो हुआ, अमेरिका के अंदर 80 लाख जवान बाहर निकले 3200 शहरों के अंदर, ईरान के अंदर अभी 2026 के अवाइल के अंदर जनवरी में जवान निकले बाहर। अभी आप देखें ना कि ये एक क्या सिलसिला क्या चल रहा है, ये रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए आई थिंक कि ये जितने इंडिकेटर्स जी। अभी हमने ड्यूरिंग द डिस्कशन देखे हैं, तो ये एक सिस्टम ऐसा आपको लेके आना पड़ेगा जो कि एक नए चेहरे होंगे, जो अब क्योंकि मेरा तो मौकफ है कि चेहरे नहीं, निजाम बदलो, कल नहीं आज बदलो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अब ब्रिगेडियर साहब, सर लास्ट कमेंट इसके ऊपर। सर आप क्या देख रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स और कोई पॉलिटिकल पार्टीज मिक्सचर, या किस तरह से? नहीं, मैं समझता हूँ कुछ अरसे के लिए बिल्कुल, जब तक अगला कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, तो पाकिस्तान में बिल्कुल वेल नोन, क्लीन, सिंसियर किस्म के लोग जो हैं उनको लाना चाहिए, टेक्नोक्रेट्स उसमें हो। और अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अगर कुछ अच्छे वेल नोन सियासतदान भी हो जिनका क्लीन बैकग्राउंड हो, कभी उन पे करप्शन का इल्जाम ना आए, तो बिल्कुल उनको भी बीच में रखा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने एहतसाब का निजाम जो है उसको प्लीज बुक के मुताबिक लेके जाएं। एहतसाब का निजाम होगा तो द रॉन्ग पीपल विल बी फिल्टर्ड आउट। अब ये नहीं होना चाहिए कि अभी वो एहतसाब का निजाम आए, लोग पकड़े जाएं, 3 साल बाद फिर सबके केसेस माफ हो जाए और कोई रिकवरी भी कुछ ना हो। और दूसरा ये कि नेशनल एक कमेटियां बड़ी बनती है, भाई नेशनल ऑस्टेरिटी का पूरा प्लान इंप्लीमेंट होना चाहिए एग्जैक्टली। ये VVIP प्रोटोकॉल खत्म करे। ये डेवलपमेंट फंड्स की जो लागत है, करोड़ों रुपया बांटा जाता है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, MNAs को, MPs को, उसमें से आधा पैसा लोगों की जेबों में चले जाता है। पता नहीं कुछ चीजें प्रोजेक्ट बनते भी हैं या नहीं है। राइट सर, बिल्कुल ठीक है सर। मुझे क्लोजिंग पे जाना है ब्रिगेडियर साहब जी। बहुत कुछ करने वाला है पाकिस्तान में भाई। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका, डॉक्टर सलमान शाह साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।